मौजूद हैं, तर्जुमान हैं वज़ीर आला बलूचिस्तान के बाबर साहब। एक चीज़ जो इस वक्त है वो आपके सूबे में स्मगलिंग का बहुत ज़्यादा मामला है। जब आपके ही वज़ीर ख़जाना से ज़मरक साहब से पूछा गया कि ये स्मगलिंग जो है इसकी रोकथाम, वो कह रहे हैं कि ये यहाँ का कारोबार है, हम इसको नहीं रोक सकते हैं। अब हुकूमती जमात के वज़ीर ख़जाना अगर इस किस्म की बात करें तो स्मगलिंग जैसे गैर कानूनी काम हो तो फिर कारोबार वहाँ कैसे होगा? देखें मुदस्सिर भाई, मैं थोड़ा सा आपको बताता चलूं। मैं अपने वजीर खजाना की बात को सेकंड करूंगा। रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा, हमें विफाक में जो हमारा नौकरियों का जो कोटा है वो 0.7% है। हमारे पास इंडस्ट्रीज जीरो, हमारे पास फैक्ट्रीज जीरो, हमारे पास इन्वेस्टमेंट जीरो। बलूचिस्तान के जो 3 करोड़ लोग हैं, 3 करोड़ आवाम, अभी ये रिसेंटली जो नया सेंसस हो रहा है इसके आदाद शुमार के मुताबिक इन्हें हम पत्थर खिलाएं, इन्हें हम रेत खिलाएं, इन्हें हम बजरी खिलाएं, हम इन्हें क्या खिलाएं? 700 किलोमीटर तवील कोस्टल लाइन हमारे पास रोजगार नहीं है, हमारे पास इंडस्ट्रीज नहीं है। तो लोग हमारे जो हैं वो ईरानी तेल, शुगर और यूरिया को बतौर कारोबार इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर हम इन्हें ये चीजें नहीं करने देंगे, आप यकीन नहीं करेंगे, या तो ये मुल्क दुश्मन कुव्वतों का आलाकार बन जाएंगे। लेकिन ये भी तो गैर कानूनी तौर पर ये काम है ना, जो बिल्कुल गैर कानूनी चीज है, बिल्कुल गैर कानूनी चीज है। बस मैंने आपको बताया कि हम ये सब कुछ मजबूरी के तहत, हमारे लोग जो कुछ स्मगलिंग में, जो हमारे बॉर्डर एरियाज के जो लोग हैं बलूचिस्तान में, अगर आप कोयटा शहर से लेकर किसी बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं, आपको बाय रोड अगर अच्छी, आप मैं कहता हूं एयर कंडीशन गाड़ी में 4x4 में आप ट्रेवल करते हैं, आपको कम से कम 7 से 8 घंटे रहते हैं। आप बलूचिस्तान आ चुके हैं, बलूचिस्तान में प्रोग्राम कर चुके हैं, आप बलूचिस्तान के मेले वकूफ से बखूबी वाकिफ हैं। बहुत दूर दूर इलाके हैं, 7 से 8 घंटे। अगर आप कोयटा से लेकर तफ्तान बॉर्डर जाते हैं 7 से 8 घंटे लगते हैं। कोई इंडस्ट्री नहीं है, कोई फैक्ट्री नहीं है, कोई डेवलपमेंट नहीं है। रोड हमारे दरबदर है। मैंने पहले बताया NHA ने सिंगल रोड बनाए, उसके अलावा कोई रोड ही नहीं बनाए, वो भी अर्ली 90s में बनाए। उसके बाद उन रोडों को आज तक मेंटेन भी नहीं किया है। तो आप बताएं, इस सूरत हाल में बॉर्डर पे उनके लिए रोजगार के लिए सूबाई हुकूमत कोशिश करती है अपने महदूद बजट में रहते हुए उनके लिए रोजगार अब आप इसको पैदा डिफेंड करने के बजाय तस्लीम कर रहे हैं, तो फिर तो आगे बात ही नहीं है कि जब आप कह रहे हैं कि इसके अलावा कोई हल नहीं है। लेकिन एक चीज जो है वो मैं यहाँ पे जानना चाहूंगा, जो आपके रसूम और रिवाज हैं कुछ ऐसे, जैसे कि मैं आपको, ये गैर कानूनी है और मैं गैर कानूनी की मुखालफत करता हूँ। सही, लेकिन कुछ चीजें करता हूं, गैर कानूनी अमल है, मुल्की खजाने को, रेवेन्यू को इससे नुकसान पहुंच रहा है, उसकी मैं मजम्मत करता हूं। लेकिन देखिए, हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है इसके अलावा। सही, लेकिन एक चीज जो मैं आपसे यहां पर ये जानना चाहूंगा वो है, यहां पर करप्शन का मामला बहुत ज्यादा, कहते करप्शन में, कहते जी नंबर 1 बलूचिस्तान होता है। डायरेक्ट फंड्स भी माजी में जब दिए गए तब भी कहते करप्शन की बहुतात है कि जो पैसा आ रहा होता है वो लग भी नहीं रहा था। जितना भी आपके सूबाई बजट के अपने तरक्याती मामलात के हवाले से, ये जो करप्शन का ठप्पा बहुत शदीद है, इसकी क्या वजह है कि काम क्यों नहीं हो पाता, इतनी करप्शन क्यों है? नहीं, ऐसा भी नहीं है कि काम बिल्कुल ही नहीं हो पाता। चंद लोग, आप जिसे कह सकते हैं कि आटे में नमक के बराबर, वो करप्शन में इन्वॉल्व है। वजीर आला, हमारे जो इस टाइम के वजीर आला हैं बलूचिस्तान में, अब्दुल कुद्दूस बज़िंजो को उनकी शिकायत मिली, हमने उनसे डिपार्टमेंट भी वापस लिए, उनसे पोर्टफोलियो भी वापस लिए, उनकी मिनिस्ट्रीज भी हमने खत्म की। चंद लोग हैं ऐसे जो वाकई में करप्ट प्रैक्टिस में इन्वॉल्व रहे हैं, लेकिन सब इस तरह नहीं है। बलूचिस्तान के लोग भी मुहिब वतन लोग हैं, वतन से प्यार करने वाले, अपनी सरजमीन से प्यार करने वाले लोग हैं। और ये वही लोग हैं जो 75 साल से इलेक्ट होते आते हैं। अगर ये इतने ही करप्ट होते, ये इतने ही खराब होते, तो ये बार बार इलेक्ट नहीं होते। ये मेरे ख्याल में कुछ इसमें जिसे बोलें कि मसाला भी लगाया गया है और हमें कुछ ज्यादा ही करप्ट बता दिया जाता है। हमारे रकबे के लिहाज से हमारा सूबा नहीं देखा जाता। हमारा एक सूबाई असम्बली का जो हल्का है वो 200, 250 किलोमीटर के ऊपर मुहित होता है। इतने बड़े हल्के को इन बजट में मेरे ख्याल में 100% लाहौर या उसे कराची बनाना पॉसिबल नहीं होता है। तो हमारे पास रकबे के लिहाज से हमारा जो सूबा है वो बहुत बड़ा है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह जो करप्शन की दास्तानें सुनाई जाती हैं बलूचिस्तान के हवाले से, इस तरह है, इस तरह भी नहीं। अच्छा बाबर साहब, एक चीज मैं यहां पर जानना चाहूंगा, जो चीज आप कर सकते थे, बलूचिस्तान में कुछ ऐसी रसूम है जिनके हवाले से कानून साजी का मामला था। कम उम्र बच्चियों की शादी है, फिर कत्ल के बदले खातून का दिया जाना, ये कानून भी बना लिया गया, लेकिन बिल पास नहीं करवा सके असम्बली से। क्या वजूहत रही, रुकावटें रहीं कुछ लोगों की जानिब से कि सिंध में भी यही कबायली मामलात थे, एक वक्त में जाकर ये कानून साजी यहाँ कर ली गई,
लेकिन वहां आपके पास ये कानून साजी भी नहीं कर पाए। कम से कम वहां तो ये तो शुरू किया जा सकता था। लेकिन ये बदकिस्मती है जो हमारा एक कबायली सोसाइटी है, ट्राइबल सोसाइटी है, इसकी वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट कर सके। मैं इस चीज को मानता हूं, लेकिन हमारा जो कबायली सिस्टम है वो इतना, हमारे लोग हैं वो अपने अपने कबीलों के हैं, उनका किसी न किसी कबीले से ताल्लुक है, वास्ता है। तो इसके ऊपर हम मजीद काम कर रहे हैं। हम कबायली लोगों को, उन इलेक्टेबल्स को, उन पार्लियामेंटेरियंस के ऊपर हम काम कर रहे हैं, उन्हें कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो इस चीज को समझें कि इस चीज की ना हमारा इस्लाम इजाजत देता है, ना शरीयत हमें इजाजत देती है, और ना हमारा माशरा भी इजाजत देता है। वक्त बदल रहा है, दुनिया डिजिटलाइज हो रही है, दुनिया मॉडर्नाइज हो रही है। हम कोशिश कर रहे हैं, मेरे जैसे मिडिल क्लास लोग, मैं एक मिडिल फैमिली से ताल्लुक रखता हूँ, हम लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं उन नवाबों सरदारों को कि अपने बच्चियों को तालीम देना है, कम उम्री में उनकी शादी नहीं करनी, कत्ल के बदले कत्ल, कत्ल के बच्चे बदले लड़की देना, ये इसका हमारा इस्लाम भी मना करता है, शरीयत भी मना करती है। तो हम कोशिश कर रहे हैं, बारिश का पहला कतरा जमीन पर गिर चुका है, इंशाल्लाह आने वाले सालों में। लेकिन यह है कि असेंबली के मेंबरान तो कम से कम वहां पढ़े लिखे लोग हैं अक्सरियत में, जिनमें सरदार भी हैं, बाकी लोग भी हैं, और बड़े अच्छी तालीम है। कबायली ट्राइबल हेड हैं मोस्टली। जो हमारे असेंबली के जो मेंबर्स हैं वो ट्राइबल हेड्स हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ। तो उन ट्राइबल हेड्स के ऊपर उनके जो वोटर सपोर्टर हैं वो वही लोग हैं जिनकी एक कबायली सोच है। तो अगर कबायली हेड इस चीज को एकदम चेंज करता है तो उसको भी पीछे से, आपको पता है, उसके ऊपर वोटर का, सपोर्टर्स का, इलाके का प्रेशर होता है। उसने आहिस्ता आहिस्ता अपने ट्राइब्स में, अपने एरियाज में इस चीज को एक्सेप्टेंस के लिए ले जाना है, इस चीज को काबिल कबूल बनाना है। उसके बाद उसने इस चीज को लेकर आना है सोसाइटी में और असेंबली में। तो इसी के ऊपर काम हो रहा है। बारिश का पहला कतरा गिर चुका है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आने वाली जो असेंबली है उसमें ये सही। अच्छा, दूसरी एक चीज ये है कि इस वक्त जो है वो इलेक्शन के मामला है, निगरान हुकूमत अब चंद दिन बाकी रह गई है, आपकी हुकूमत खत्म हो जाएगी। निगरान सेटअप के हवाले से ये कहा गया, लोगों ने बोरियों के मुंह खोल लिए हैं निगरान वजीर आला बनने के लिए और निगरान काबीना में आने के लिए। क्या बड़ा पैसा है लोगों के पास आपके यहाँ? पहले ये बात की जाती रही कि सेनेट की टिकटों का सबसे महंगा सूबा होता है, अब निगरान सेटअप के लिए भी ऐसी चीजें चल रही हैं आपके सूबे में? मुझे भाई आपको मैं बताता चलूं कि सेनेट के हवाले से बलूचिस्तान से जो आवाज उठी थी, सेनेटर हैं कादिर साहब, उनके खिलाफ आवाज उठाने वाला मैं ही था। उस वक्त में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बलूचिस्तान का तर्जुमान था। उनकी 70 करोड़ रुपए के जो उन्होंने सेनेट के लिए पैसा जो उन्होंने लगाया था उसको डिस्क्लोज करने वाला मैं ही था, उसके बारे में दुनिया को बताने वाला मैं ही था। इवन इमरान खान ने जब उनसे टिकट विड्रॉ किया तो मेरी मुलाकात के बाद किया मैंने इमरान खान साहब को, उस टाइम क्योंकि वो वजीर आजम थे, मैंने उन्हें जाकर रिपोर्ट दी कि ये 70 करोड़ रुपए लगाकर सेनेटर बनना चाह रहे हैं। उन्होंने विड्रॉ किया टिकट को। देखिए, निगरान सेटअप जो अभी इंटरम सेटअप के बारे में बलूचिस्तान के सियासी हलकों में जो चिमगोइयां हो रही हैं वो ये सुनने में आ रहे हैं कि ये इंटरम सेटअप जो 2 नंबर लोग होते हैं, जो स्मगलर्स होते हैं, जो माफियाज होते हैं, जिनके पास ब्लैक मनी, और इन पैसों को डबल करें। लेकिन मैं आपको ये दिलाता चलूं कि इंशाल्लाह जितना मैं वजीर आला बलूचिस्तान मीर अब्दुल कुद्दूस जिंजो को, जो मैं उन्हें रिपोर्ट्स कर रहा हूं, और ना सिर्फ उन्हें बल्कि उन कुव्वतों को भी जो बलूचिस्तान में सियासत को बड़े करीब से देखती हैं, जो मैं रिपोर्ट्स कर रहा हूं, इंशाल्लाह लोग अपनी तरफ से ख्वाहिशें करके बैठे, अरबों और खरबों रुपए बोरियों के मुंह खोल दें, लेकिन इंशाल्लाह बलूचिस्तान की काबिल नौजवान क़यादत, इंशाल्लाह मैं आपको बताता जा रहा हूं, ब्रेकिंग न्यूज देता जा रहा हूं, इस इंटरम सेटअप में आएगी। कोई पैसे वाला, कोई सरमायादार नहीं आएगा, अच्छी रेपुटेशन वाले लोग आएंगे, और वो लोग आएंगे जो वाकई में बलूचिस्तान को तरक्की की मनाजिल तय करवाएंगे। तो उम्मीद, तवक्को आपको भी है कि वक्त पर इलेक्शन हो जाए, क्योंकि असेंबली से पहले होगा 90 डेज में इलेक्शन होने की तवक्को है? इस हवाले से मैं क्योंकि श्योर नहीं हूं तो मैं इसका जवाब नहीं देना चाहूंगा। मुझे लगता है कि इस टाइम मुल्क के हालात ऐसे नहीं है, माशी हालात ऐसे नहीं है, सियासी हालात ऐसे नहीं है। मेरी ये जाती ख्वाहिश है कि इलेक्शन कुछ टाइम के बाद हो, ताकि मुल्क थोड़ा जो इस टाइम गैर मुस्तहकम है, मुल्क मुस्तहकम हो जाए, हमारे खजाने के हालात मुस्तहकम हो जाए। IMF के साथ जो हमारी जमातें, जो बड़ी हुकूमतें जो फुली पार्ड हैं वो आएंगी तो फिर होंगे ना। एक निगरान सेटअप वाला बेचारे के पास इख्तियारात भी उतने नहीं होंगे, तो वो कैसे करेगा? आपकी हुकूमत आएगी, बाकी सूबों में हुकूमतें आएंगी, विफाक में आएगी, तो जाकर होगा। देखिए, इस वक्त जो हालात हैं, इस वक्त मुल्क में आप मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं कि सबसे ज्यादा जो गैर मुस्तहकम सिचुएशन है वो सियासी गैर मुस्तहकम सिचुएशन है। इस वक्त जो सबसे ज्यादा हालात खराब हैं, हमारे माली हालात से ज्यादा खराब सियासी हालात हैं।
तो मेरा ख्याल है कि अगर फौरन इलेक्शन हो जाते हैं तो एक दो जमातें ऐसी हैं जो उन इलेक्शन को नहीं मानेंगी, वो उसके बाद इसी तरह रोडों पर आएंगी, धरने देंगी और मुल्क को जो है ना सियासी मजीद वो मुस्तहकम करने की कोशिश करेंगी सियासी तौर पर। तो मेरी ये ज़ाती ख्वाहिश है कि जो अरबाब इख्तियार हैं, अरबाब इक़्तिदार हैं, वो इसको थोड़ा लंबा खींचें ताकि मुल्क में हालात एक हों, तमाम सियासी जमातें एक प्लेटफॉर्म पे हों, उसके बाद इलेक्शन हो ताकि इलेक्शन के बाद फिर ये ड्रामे नहीं हो। क्योंकि अगर अभी ये इंटरम सेटअप थोड़ा आगे जाएगा और इलेक्शन अगर होता है और सब नताइज को कबूल करते हैं तो मेरे ख्याल में वो बेहतर होगा। लेकिन अगर नताइज को कबूल नहीं करते और इलेक्शन के फौरन बाद फिर यही धरने शुरू होते हैं और यही हड़तालें शुरू होती हैं तो वो मुल्क के लिए भी नुकसानदेह और एक जमहूरी अमल के लिए भी नुकसानदेह। अच्छा, आपका जो शहरी इलाका है बलूचिस्तान में वो बड़ा खासा महदूद है। कोयटा को अगर हम बात करते हैं, मरकज़ वही था, वहाँ पर जिस जमात में आप थे PTI में, उसका भी वोट बैंक वहाँ। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नून भी कोशिशें कर रही हैं, पीपल्स पार्टी भी वहाँ पर लगी हुई है, आपकी अपनी जमात है, जमीयत उलमा इस्लाम है, अचकज़ई साहब की है, पार्टियाँ बहुत ज़्यादा हैं आपके सूबे में। बाकी सूबों में शायद वो कम कंपटीशन होता, आपके सूबे में सबसे ज़्यादा ये चीज़ें हैं। तो किस तरह से आप देख रहे हैं अगला इलेक्शन जो है अपनी पार्टी के हवाले से और ओवरऑल? मैं इंशाल्लाह आपको बताता चलूं कि एक जिम्मेदार शख्स की हैसियत से कि अगले इलेक्शन में पाकिस्तान की जितनी भी बड़ी अहम जमातें हैं जो पाकिस्तान के आइन को मानती हैं, जो पाकिस्तान के कानून को मानती हैं, जो पाकिस्तान को फॉलो करती हैं, वो सब हमारे साथ हमारी शराकतदार होंगी। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के साथ जमीयत उलमा इस्लाम भी, मुस्लिम लीग नून भी, पीपल्स पार्टी भी। एक जमात जिसने 9 मई को कुछ ऐसी हरकतें की हैं जिसकी वजह से बलूचिस्तान की अवाम में बड़ा गम और गुस्सा पाया जाता है, उस जमात को माइनस करके मैं समझता हूं कि तमाम जो कौमी जमातें हैं वो आपको अगली बलूचिस्तान हुकूमत में इंशाल्लाह नजर आएंगी। तो क्या मुकाबला आपसी फिर आपने नहीं करना है कि अगर आप कोई सीट एडजस्टमेंट करके इकट्ठे ही कोलिशन पार्टनर हम इत्तेहादी हुकूमत बनाएंगे। अच्छा। मुकाबले में देखें जमातें होंगी लेकिन हर जमात को उसका शेयर दिया जाएगा और वो एक इत्तेहादी हुकूमत बनाने में हम इंशाल्लाह कामयाब। नहीं तो मौलाना साहब की जमात भी खासे यहाँ मजबूत रही है, अपोजिशन लीडर के तौर पर भी पिछली हुकूमत में भी रहे, तो सर BAP ज़रूरी तो नहीं है ना, मौलाना साहब की हुकूमत भी तो आ सकती है, बाकी जमातें भी जोर लगा रही हैं। बिल्कुल, मेरा कहने का मकसद ये कि वजीर आला किसी भी जमात से हो सकते हैं लेकिन इत्तेहादी हुकूमत होगी। इत्तेहादी हुकूमत के मतलब कि कैबिनेट में आपको इंशाल्लाह तमाम जमातों की नुमाइंदगी नजर आएगी। हमारे पास एक आपको पता है कि तजर्बा हो वजारत आला का, जिसमें डॉक्टर मालिक बलोच साहब को 2.5 साल के लिए वजीर आला बनाया गया था। वो नेशनल पार्टी एक कॉम्परस पार्टी है बलूचिस्तान की, उसके वजीर आला थे। और उसके बाद मुस्लिम लीग नून क्योंकि विफाक में उनकी हुकूमत थी तो उनके वजीर आला थे नवाब सनाउल्लाह ज़हरी साहब। तो इस तरह भी हम कर सकते हैं, इस तरह भी मुझे होता हुआ नजर आ रहा है कि 2.5 साल। लेकिन सनाउल्लाह ज़हरी साहब की हुकूमत फिर कुदूस बज़िंजो साहब की वजह से खत्म हो गई, तो ये तजर्बात भी हो जाते हैं आपके सूबे में कि एक वजीर आला जो है वो 5 साल बेचारा मुद्दत ही पूरी नहीं कर पाता और फिर उसके बाद नए वजीर आला, नए स्कीमें, नए मामलात, नए चीज़ें, नया विजन। तो सूबे को भी चलना नहीं चाहिए बाकी सूबों की तरह, 5 साल का वजीर आला तो चले कम अज कम। मुदस्सिर भाई, मैं इस टाइम समझता हूँ कि सबसे ज्यादा जो इस टाइम सियासी शऊर है अल्हम्दुलिल्लाह वो बलूचिस्तान में है। तो ये देखें बलूचिस्तान के जो अराकीन पार्लियामेंट है, ये उनकी हिम्मत होती है कि अगर वजीर आला डिलीवर नहीं करता उन्हें चेंज कर देते हैं, वरना बाकी सूबों में सुना काफी इंतजार किया जाता है, सब्र किया जाता है 5 साल। सूबे के मफादात पर मेरे ख्याल में कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। अगर कोई वजीर आला डिलीवर नहीं कर रहा, उससे अराकीन असेंबली खुश नहीं है, उससे अवाम खुश नहीं है, तो उसे उसी टाइम ही उठाकर चेंज कर देना चाहिए। और मैं समझता हूँ ये एक जमहूरी अमल है और ये अमल चलता रहना चाहिए। बहुत शुक्रिया बाबर खान यूसुफ साहब हमारे साथ मौजूद है, वज़ीर आला बलूचिस्तान के तर्जुमान। और यकीनी तौर पर अगला आने वाला इलेक्शन है और उस इलेक्शन के भी असरात हों, लेकिन इलेक्शन में जो भी पार्टी नाज़रीन कामयाब हो, एक चीज़ का होना बड़ा ज़रूरी है, वो है कौमी मामलात के हवाले से सियासत का या किसी और चीज़ का ना होना। अगर रेकॉर्ड के मामलात है, संडिक के मामलात है, पाकिस्तान में मादनियात है, तो बलूचिस्तान को तरक्की करना चाहिए, आगे बढ़ाया जाना चाहिए। वहाँ की यूथ को, वहाँ के नौजवानों को उस तरह से कौमी धारे में लाया जाना चाहिए जहाँ इस्लामाबाद, कराची या लाहौर में बैठे हुए नौजवान हैं, क्योंकि पाकिस्तान का वो मुस्तकबिल हैं, एक लायक फ़ायक लोग हैं, सियासी तौर पर शऊर रखते हैं, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ इस वक्त जो है कोशिश है कि उनको भी वही हक मिले जो बड़े शहरों में बैठे हुए नौजवानों को यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में मिल रहा है। मुदस्सिर इकबाल को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।